नमस्कार साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक सुपर डुपर प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। 30 प्रश्नों का एक सुंदर सेट है मेरे प्यारे साथियों, जो हर सेक्शन को कवर करता है। यदि हम लोग बीपीएससी को ध्यान में रखें तो मेरे प्यारे साथियों 25 से 30 प्रश्न हिस्ट्री से रहते हैं और 30 प्रश्न साइंस का वेटेज इसमें दिया जाता है। आपको साइंस सीरीज भी इसके लिए चला रहे हैं। यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए, उसका एक प्ले लिस्ट बनाकर आपके लिए तैयार किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर एक सेक्शन को हमने कवर करने का प्रयास किया है। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपको एक मिलेंगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। तो बीएसएससी सीजीएल 3 और सिविल कोड और साथ ही साथ 63वीं बीपीएससी को मद्देनजर में रख करके बहुत ही सुंदर सेट तैयार किया गया है। आपको देखने को भी मिलेंगे जो प्रश्न आने वाले हैं, उन सारे प्रश्न को आप देखेंगे और आपको अनुभव खुद में अपने आप में होगा कि कहीं ना कहीं खास और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो साइंस का वेटेज बहुत ही रहता है, 30 प्रश्नों का रहता है। और यदि बीएसएससी सीजीएल में देखें, मतलब बिहार एसएससी के सीजीएल में देखें तो विगत प्रश्नों को देखते हैं तो मेरे प्यारे साथियों 15 से 20 क्वेश्चन साइंस से रहते हैं और 12 से 15 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछते हैं, जो मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन सारे प्रश्नों को आज हमने शामिल करने का प्रयास किया है और लगातार आपको एक प्रैक्टिस सेट हम देते रहेंगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1930 को या 23 मार्च 1931 को। देखिए बीपीएससी 5 ऑप्शन का प्रश्न सेट क्वेश्चन लाता है, 5 ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन। तो हमने भी यहाँ पर 5 ऑप्शन सेट करने का प्रयास किया कि आप भी कंफ्यूज हों और जब तक कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जब तक कोई प्रश्न का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है मेरे प्यारे साथियों, तो मेहनत से आप पीछे नहीं भागे। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ था। इस समझौता में था क्या? तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ है। जो हिंसक प्राणी, जो हिंसक व्यक्ति थे और जो राजनीतिक व्यक्ति थे, ये दोनों जेल में बंद थे। जब इन दोनों के बीच समझौता हुआ तो हिंसक व्यक्तियों को छोड़ करके जो राजनीतिक व्यक्ति थे, जो राजनीतिक से संबंध रखते थे, उनको रिहा करने पर समझौता हुआ। दूसरी बात हुआ कि नदी के, समुद्र के किनारे भारत को नमक बनाने का भी आदेश मिला। क्या? नमक बनाने का भी आदेश मिला। तो याद रखिए कि हिंसक व्यक्तियों को छोड़ करके राजनीतिक व्यक्तियों को रिहा करने की मांग हुई थी और उस पर जो सहमति प्रदान की गई। साथ ही साथ समुद्र के किनारे जो है भारत में नमक बनाने का भी आदेश दिया गया, मतलब इस समझौते में शामिल था। चलिए, तो पहला प्रश्न हम लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो पहला प्रश्न था। मेरे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर एक प्रश्न को देखिए, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि प्रश्न का किस तरह का स्वरूप तैयार किया गया है। यहाँ पर है दूसरा, बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेंगे हर एक प्रश्न से। कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय, 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंग्रेज थे पुराने राइफल के जगह पर नए एनफील्ड राइफल लाए थे और उनमें जो है, जो बंदूक में गोलियां भरी जाती थी, वो गोलियां का जो कवर बना होता था वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से मिलाकर बना होता था। तो मेरे प्यारे साथियों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो बीएनआई के सिपाही थे, बीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे, है ना, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे, उन्होंने उस कारतूस को दांतों से खींचने से मना किया। मतलब बंदूक में भरने से पहले उसको खींचना पड़ता था, मतलब तब उसमें डालना होता था। तो उन्होंने मना किया और इसका विरोध किया। मेरे प्यारे साथियों, क्रूर अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1800
56 यहाँ दे दी है, 57 सॉरी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। तो समझ लीजिए, तो उस समय जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन? पामस्टन, याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है। और 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना से कितना तक था? तो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा। मेरे प्यारे साथियों, और भी इसमें गवर्नर जनरल दिख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो है 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल रहा गवर्नर जनरल के रूप में। यदि हम लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी से पहले लॉर्ड हार्डिंग आए थे, और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से लेकर के 1848 तक इनका कार्यकाल रहा, 4 वर्षों का, 1844 से 1848। इसके बाद 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी, 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड लिटन की बात करें तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल रहा 1876 से लेकर के 80, 4 वर्षों तक, ये भी 1876 से लेकर के 1880 तक एक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। तो हम लोग सारे गवर्नर जनरल का कार्यकाल जान गए, लॉर्ड डलहौजी का जान गए, लॉर्ड हार्डिंग का जान गए, लॉर्ड कैनिंग का जान गए, और लॉर्ड लिटन का जान गए। मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे के लिए रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक प्रश्न से हम आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप मेरे साथ जरूर चैनल पर बने रहिए शुरू से अंत तक। कहता है, यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। मसाला इधर है और इधर शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है। कैसे कैसे प्रश्न जो आते हैं आप देख सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि मसाला, केसर सबसे अधिक कहां उत्पादन किया जाता है? तो केसर का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में किया जाता है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल राज्य में उत्पादित किया जाता है। और हल्दी की बात करें तो हल्दी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। जीरा की बात करें तो जीरा राजस्थान। तो सारे ऑप्शन मिल गए। तो एक का हो गया 4, एक का 4 कौन सा ऑप्शन में है? एक का 4, 2 का 3, 2 का काली मिर्च केरल में, 2 का 3 हो गया ऑप्शन नंबर बी। 3 का हो गया 2 आंध्र प्रदेश, और 1 का हो गया 4 का हो गया 1, 4 का 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है, देखिए अभी इस पर जो है किसान आंदोलन चला था, और अभी भी इस पर कुछ न कुछ किसान संगठन के द्वारा बहुत सारी बातें सरकार को चेतावनी दिया गया है अभी हाल ही फिलहाल में। कहता है कि किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? मतलब कौन सा जो है, इसमें से कौन सा कीमत जो है किसानों को यह गारंटी देता है कि हम आपकी फसल की बीमा लेते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये देता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। और एक वर्ष में 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। पहला रबी फसल से पहले, मतलब ये भी देखिए, ये भी पूछता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? बीज बोने के समय, फसल बोने के समय, फसल काटने के समय, या फसल काटने के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए कि एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीज बोने से पहले इसकी घोषणा की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो वर्ष में 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। पहला रबी की फसल से पहले, और दूसरा जो है खरीफ की फसल से पहले। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल आप समझ गए होंगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये भी पूछता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग किसको कहेंगे कि किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, नबार्ड की स्थापना, नबार्ड है क्या? तो नबार्ड की स्थापना की गई थी कब? सबसे पहले ही बताइए। तो नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। कब? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। 1982 लिख लीजिए। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नबार्ड की स्थापना हुई। नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किसी को डायरेक्ट कर्ज नहीं देता है, ये सरकार को और व्यवसाय को कर्ज देता है, मतलब व्यवसायिक बैंक को और सरकार को कर्ज देता है, और वहां से जो है किसानों को और भारतीय नागरिकों को फिर उसके बाद कर्ज दिया जाता है। तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर, किसकी? शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नबार्ड की स्थापना हुई थी। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे हम लोग। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको दुख दूर करना है तो रेगुलर पढ़ाई किया करिए, चाहे एग्जाम का समय हो या एग्जाम का समय नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। रेगुलर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में सफलता आपको मिलेगी। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, कहता है कि कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, और हरित क्रांति जो है 1966-67 में आया था, 1966-67 में ना आया था। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हें जाना जाता है ना। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को, किसको? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, बोरलॉग, है ना, याद रखिएगा। और यहां पर हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सुमेलित है। पीली क्रांति का संबंध मक्का से नहीं, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तेलहन से है। पीली क्रांति का संबंध तेलहन से। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। ये सही है, ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित आपको नहीं मिला। फिर कृष्ण क्रांति का संबंध कपास से नहीं, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, कपास से नहीं, पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम, ये भी याद रखिए। तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से, तो दो ऑप्शन इसमें जो है सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो हरित क्रांति खाद्यान्न से, पीली क्रांति तिलहन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जो आया उसके अनुसार छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में 39% गरीबी दर है, 39%, समझ लीजिए। यदि बिहार की बात करें तो बिहार गरीबी के स्तर में चौथे स्थान पर है, और यदि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर ले तो 5वें स्थान पर है। मतलब राज्यों में बिहार चौथे स्थान पर गरीबी स्तर में है, और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में क्रम की बात करें तो 5वें स्थान पर। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो छत्तीसगढ़ में, और कितना प्रतिशत है? तो 39%। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सवाना उष्णकटिबंधीय कह रहा है। तो आप यहाँ पर, एक मिनट स्लाइड मत हो यार। चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पृथ्वी, सपोज दैट ये पृथ्वी है, और यहाँ पर ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर वर्षा जो होती है अल्पकालीन होती है। कब? तो शुष्क ऋतु में। शुष्क ऋतु कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो है यहाँ पर कम मात्रा में वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु में
उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है और अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु जो है यहाँ पर गर्मी के समय में घटित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए। बड़ा लच्चा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सत्य है। माना दर्रा नहीं, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और यदि जलेपला दर्रा की बात करें तो जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। तो कौन सुमेलित नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। माना दर्रा, नीति दर्रा, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कहता नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप यहां पर देखें, ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया बृहत हिमालय, ये हो गया जो टूट टूट करके बना हुआ है, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया नीचे हो गया शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय है। ट्रांस हिमालय या पारी हिमालय, जैसे जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ये ट्रांस हिमालय और पारी हिमालय का भाग है। यदि हम कहें हिमाद्री या बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय एकदम सतत है, सतत है। क्या है? कहीं कटा फटा नहीं है, ये सतत है। तो सबसे बाहरी हिमालय हो गया ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय इसको कहते हैं, या बृहद हिमालय भी। दूसरा है जिसको कहते हैं लघु या मध्य हिमालय, बीच वाले को लघु या मध्य हिमालय कहते हैं, और सबसे नीचे वाली को कहते हैं क्या? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश के आसपास मिलती है। तो 4 हिमालय को आपको याद रखना है। सबसे बाहरी ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है इसको पारी हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सारी श्रेणियां जो है पारी हिमालय का भाग है। और यदि बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की बात करें तो ये सतत है, कहीं कटा फटा नहीं है। और यदि बीच की बात करें तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं शिवालिक हिमालय, याद रखिएगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि नामचा बरवा, नामचा बरवा किस श्रेणी में स्थित है? तो नामचा बरवा हिमाद्री या बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर नदी घाटी निगम, मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहता है हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? बूंद बूंद कर तालाब भरता है। मेरे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न करके के आपको 100 प्रश्न इकट्ठा होंगे, तब जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक प्रश्न को गौर से देखिए, और जहां कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये बातें समझ में नहीं आई। कहता है कि हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो किसका है? तो फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री क्यों कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ स्कैंडी नामक पर्वत पाया जाता है। चलिए, तो ये भी समझ गए हम लोग। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, नॉर्वे का ओस्लो और स्वीडन का स्टॉकहोम। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? कौन सी ठंडी जलधारा आपको बताना है, और किस महासागर की कौन सी जलधारा है, याद रखना आपको। तो चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी ठंडी जलधारा है। तो एक ट्रिक हम आपको इसके लिए बताते हैं कि याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है?
प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल? प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल, याद रखिएगा। तो प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल, क्यों से हो गया क्यूरोसियो की जलधारा, है से हम्बोल्ट की जलधारा, और आ से अटलांटिक की जलधारा, और क से कनारी की जलधारा, और अंकल ला से लैब्राडोर की जलधारा। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल, क्यों से क्यूरोसियो की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, अटलांटिक की जलधारा, और ये हो गया कनारी की जलधारा और लैब्राडोर की जलधारा। ये सारे के सारे ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो बताइए, कनारीज की जलधारा ठंडी जलधारा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम्बोल्ट की जलधारा। अभी हमने बताया कि प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल, है से हो गया हम्बोल्ट। प्रशांत ठंडा क्यों, क्यों से क्यूरोसियो, है से हम्बोल्ट, अंकल अन से अटलांटिक, और क से कनारी और ल से लैब्राडोर। तो प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल, ये हमने आपको ट्रिक बताया। तो हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा हो गया, ओयासिबो या कहे क्यूरोसिबो। तो ये सारे के सारे जो है ओयासिबो या कनारी की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ये सारे के सारे ठंडी जलधारा है। और अग्लुहास की जलधारा जो है गर्म जलधारा है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, मौजा आग उगल रहा है। देखिएगा, गर्मी के मौसम में जब आप मौजा पहनते हैं, सॉक पहनते हैं जूतों में, तो पैर जो है मतलब मौजा खोलने के लिए उतावला होता है पैर से निकालने के लिए, है ना। इतना गर्म लगता है पैर में, पसीना इतना चलता है, ताकि लगता है कि जब पैर से सॉक को हटाते हैं तो काफ़ी हम लोग को कंफर्टेबल महसूस होता है। तो मौजा आग उगल रहा है, क्या कर रहा है, मौजा आग उगल रहा है। मौजा से हो गया मुंजावी की जलधारा, और आग से अग्लुहास की जलधारा, आग से हो गया अग्लुहास। तो मौजा आग उगल रहा है, तो मुंजावी की जलधारा और अग्लुहास की जलधारा, ये दोनों है गर्म जलधारा। जबकि प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल, मतलब क्यूरोसियो की जलधारा, कनारीज की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा और लैब्राडोर की जलधारा, ये सारे के सारे कौन सी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। यदि आप में दम है तो बीपीएससी 68 बीपीएससी पीटी निकाल के दिखाइए। यदि आप में दम है तो आप बीएससी से सीजीएल का पीटी और मेंस क्वालिफाई करिए, तभी आपका उद्धार और आपके माता पिता का उद्धार होगा। जरूर ये बातें ध्यान में रखिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि अपनी माता और पिता का उम्र बढ़ाना है, यदि आपको लगता है कि मेरी वजह से उनका उम्र 5 से 10 वर्ष बढ़ जाए, तो आपको जॉब लेना अनिवार्य है, क्योंकि इससे बड़ा गारंटी और कोई जीवन में नहीं है। जिस प्रकार से आपको जब शादी होती है तो पति और पत्नी जो है एक बंधन में बनता है और गारंटी देता है कि हम आपके हर एक जीवन के सुख दुख का भागी रहेंगे। तो उसी प्रकार से जॉब भी है, जॉब भी आपका सुख और दुख के जीवन का साथी होता है। इसलिए आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और हर एक प्रश्न को ध्यान में रखिए और एक एक प्रश्न को बनाइए। कहता है कि यहां पर है कि आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल झील, तंगानिका झील, या सुपिरियर झील, या असल झील, कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या आयतन की दृष्टि से सब साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा झील है, तो बैकाल झील। और बैकाल झील कहां है, रूस में है। लेकिन सतही क्षेत्रफल की बात करें, सतही क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, तो आयतन की दृष्टि से हो गया बैकाल झील, और सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील आपको कहाँ मिलता है, तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर मिलता है। वहां पर 5 ऐसे झील है। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है, सुपर मिशन है ये आंटी। यदि आपको ये ट्रिक याद नहीं है, मतलब पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर
झील कैसे घूमेगा? वहां पर 5 झील है, सुपर मिशन है ये आंटी। मतलब सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हारून झील, इरी झील और ओंटारियो झील, ये 5 झीलें हैं। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी झील ही है, सुपीरियर झील ही है, साफ पानी की झील है, लेकिन सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी साफ पानी की झील है, मीठे पानी की। और यदि आयतन की दृष्टि से कहें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? वर्तमान समय में। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान समय में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस में किया जाता है। सबसे ज्यादा हीरा रूस में पाया जाता है और इसका उत्पादन भी रूस में सबसे अधिक किया जाता है। यदि दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर तो हो गया रूस, और यदि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर बोत्सवाना। कौन? दक्षिण अफ्रीका का बोत्सवाना शहर, बोत्सवाना देश जो है हीरे का सबसे अधिक दूसरे स्थान पर करता है। हीरे का उत्पादन दूसरे स्थान पर सबसे अधिक कौन करेगा? तो बोत्सवाना। पहले स्थान पर कौन? रूस। यदि भारत में बात करें तो भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है, कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसके लिए हमने आपके लिए लेकर भी आया है। टॉरस जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? टॉरस जल डमरू मध्य। देखिए, जल डमरू मध्य 2 प्रकार के जो है संधि होता है। स्थल संधि जिसको कहते हैं इस्थमस, स्थल संधि जिसको कहते हैं क्या? इस्थमस, इस्थमस। और एक होता है जल डमरू मध्य, मतलब जल संधि। तो जल संधि क्या किसको कहेंगे? स्थल संधि किसको कहेंगे? जब दो देश जो है, 2 कंट्री जो है स्थल के माध्यम से जब जुड़ा हो तो उसको कहेंगे स्थल संधि। और 2 ही स्थल संधि है, स्वेज नहर और पनामा नहर। पनामा नहर और स्वेज नहर 2 ही जो है स्थल संधि है। बाकी सारे के सारे दुनिया में क्या है? जल संधि है। तो टॉरस जल संधि जो है, टॉरस जल डमरू मध्य कहें या जल संधि कहें, जब मान लेते हैं कि ये कोई कंट्री है और दूसरा कंट्री ये है और इसके बीच में जल की बॉडीज है, इसको जोड़ने के लिए जब किसी पुल का निर्माण किया जाता है ना, या पुल का निर्माण नहीं भी करेंगे, नाव जो है नौ संचालकों के माध्यम से इस देश से उस देश में जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग जल संधि। स्थल संधि जब 2 स्थल के माध्यम से, जब 2 देश स्थल के माध्यम से जुड़े तो उसको स्थल संधि, स्थमस कहते हैं। और पूरी दुनिया में 2 ही स्थमस है, पनामा स्थमस और स्वेज स्थमस, स्वेज नहर। तो यहां पर कहता है कि टॉरस जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। इसके लिए हमने आपके लिए लेकर आया भी है। क्या लेकर आया है दिखाते हैं हम आपको। किस जल डमरू मध्य के, ये देखिए, यदि आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए, थोड़ा सा यदि इसको हम ऐसे करें तो यहां पर दिया हुआ है टॉरेंस। यहां पर देख सकते हैं, ये है टॉरेंस, टॉरेंस जल संधि। ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश, ये है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये देखिए टॉरस जल संधि जो है, देखिए दोनों के बीच जुड़ने के लिए कोई स्थल नहीं है, जल है ये पार्ट। तो ये टॉरस जल संधि है, टॉरेंस। तो टॉरस जल संधि या टॉरस जल डमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच और पापुआ न्यू गिनी के बीच, इन दोनों को जोड़ता है। आगे भी उसमें 3 ऑप्शन है, हम सब 3 ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे। आपको यहां पर देख सकते हैं, यदि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करें तो यहां पर देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का पार्ट है, और ये तास्मानिया है। तास्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया महादेश का ही पार्ट है, लेकिन अलग, इसी का अलग पार्ट है। तो तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला जल संधि कौन सा जल संधि है?
तो बॉस जल संधि। देखिए टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया ये उत्तर में है, और बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। कौन सी जल संधि? तो बॉस जल संधि। एक जल संधि और आपके लिए लेकर आए हैं हम, यहां पर कूक जल संधि। थोड़ा सा यदि हम इसको ऐसे करें और यहां पर देख सकते हैं, ये है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच यहां पर देख सकते हैं कूक जल संधि लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, कूक जल संधि। तो कूक जल संधि जो है उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन सा जल डमरू मध्य? तो कूक जल डमरू मध्य या कूक जल संधि। तो 3 ऑप्शन हम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। कहाँ चले गए? 1 मिनट, आप यहीं रहिए, थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं। हाँ देखिए आ गए, प्रश्न पर आ गए। कहता है टॉरस जल संधि टॉरेंस जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो बताइए टॉरेंस जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? अभी हमने आपको दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य, पापुआ न्यू गिनी के मध्य कौन सा जल संधि स्थित है? कौन सा जल डमरू मध्य? तो टॉरेंस जल डमरू मध्य। यदि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच, अभी हमने आपको दिखाया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, ये ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच जो टॉरेंस जल संधि है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो टॉरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। जब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया आपको मैप में दिखा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया को कौन जोड़ रहा था? तो बॉस जल संधि। कौन? बॉस जल संधि। ये हो गया टॉरेंस जल संधि इसके लिए। अब चलिए उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड, हमने आपको दिखाया भी कि उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? तो कूक जल संधि। कौन? कूक जल संधि। और इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें कि इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ने का काम कौन सा जल संधि करता है? कौन सा जल डमरू मध्य करता है? जल संधि बोले या जल डमरू मध्य बोले, दोनों का बात एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन जोड़ता है? तो मलक्का जल संधि। कौन? मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को कौन? टॉरेंस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को कौन सा जल संधि? बॉस जल संधि। और उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो कूक जल संधि। और इंडोनेशिया एवं मलेशिया को कौन सी जल संधि? तो मलक्का जल संधि। चलिए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। जब तक 2023 नहीं आएंगे तब तक ये प्रश्न आपको छपते रहेंगे हर एग्जाम में, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। कब कहां पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या है, यहां पर दिया हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 नहीं 2021 प्रकाशित हो गया। 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट, यहां 21 कर लीजिए। 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट, कितने वर्षों पर? 2 वर्ष पर। 1987 से प्रकाशित होना चालू हुआ। सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1987 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए 1988 में एक
बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय हुआ कि भारत की जितना क्षेत्रफल है उसका 33% वन होनी चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 33% जो है वन होना चाहिए। 1988 में ऐसा निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा 33% वन रहेगा तभी हम लोग को वायुमंडल जो है, वायुमंडल में दूषित हवाओं की मात्रा कम होगी। एक बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जो 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो प्रकाशित हुई, उसमें यदि वनावरण की बात करें तो वनावरण 21.71% था वनावरण। यदि वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण जो था 2.91%। तो इन दोनों को यदि जोड़ दें तो 2 हो गया, 9 7 16 की 6 हाथ में रह गया, हो गया 1 2 1 3 1 4, 24.62% जो है अभी वर्तमान समय में भारत में वन है। कितना है? 24.62%। रहना कितना चाहिए? 3%, लेकिन 33% मानिए सफिशिएंट है, तो 33% रहनी चाहिए अभी, लेकिन वर्तमान समय में 24.62% ही है। बताइए अभी कितना कम है हम लोग? तो लगभग 8%, लगभग कहें तो 8.8% जो है वन अभी भी भारत में कम है। ये बात समझ में आ गया कि अभी वर्तमान समय 24.62% है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। भारत में वनावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 713,789 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। यदि वृक्षावरण की बात करें तो भारत में वृक्षावरण की जो क्षेत्रफल है 95,748 है, 95,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्ष फैला हुआ है। और वन आवरण कितना में? तो वन आवरण और वृक्ष आवरण में क्या अंतर है? तो वृक्ष का मतलब जो पेड़ पौधा तैयार हो गया, और वन आवरण में हो गया मतलब कटीले झाड़ियां, पेड़ पौधे छोटे छोटे और बड़े बड़े सबको मिला ले तो वन आवरण हो गया। तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण है, और 95,748 वर्ग किलोमीटर भारत में वृक्षावरण है। और यदि टोटल वनावरण की बात करें तो 24.62% अभी वर्तमान समय में भारत में वन है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में। मतलब सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। और यदि सबसे कम वन आवरण की बात करें, सबसे कम वन कहां पाए गए? तो हरि पंजाब गो मतलब हरियाणा, पंजाब और गोवा। सबसे कम वन आवरण हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में और उसके बाद गोवा में। मतलब सबसे कम वन आवरण कहां मिला? तो हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, तब गोवा में। सबसे ज्यादा वन आवरण कहां है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है, 1987 से वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होना चालू हुआ, तब से प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर जो है वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होती है। 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुआ। केमा 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुआ, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि 1987, 13 और 21, 34 का आधा करिएगा तो हो जाएगा, 2 साल पर बांटेंगे तो 17वीं वन रिपोर्ट इस बार जारी हुआ 2021 में। अब तो 22 चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा वन आवरण मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन आवरण कौन? हरियाणा, पंजाब और गोवा। मैंग्रोव वन की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया गया, और दूसरा सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां हो गया? तो गुजरात में। ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे तो सारा बीपीएससी लेवल का ही है, कभी कभी कुछ भी बोला जाता है,
कुछ भी बोलना नहीं है, नहीं तो आप भड़क जाएंगे, और भड़क जाएंगे तो वीडियो को देखना बंद कर देंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही मेहनत से बनाए जा रहे हैं आपके लिए, इसलिए एक एक वीडियोज़ को देखिए। और यदि आपको पसंद आ रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, कहता है देखते हैं किसके कितने बाजुओं में दम है। ये दम तो वक्त बताएगा जब रिजल्ट आएगा। कहता है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी देश के घरेलू सीमा में। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से है और इससे संबंधित हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जीडीपी की बात करें। जीडीपी देखिएगा, जीडीपी से ही संबंधित ये बातें सारे सामने आएंगे। कहता है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। देश की समस्त राजनीतिक सीमा को शामिल किया जाता है, बिल्कुल। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान एवं जलयानों को, इसको भी शामिल किया जाता है देश की घरेलू सीमा में। और देश के विदेश में दूतावास, ये समझ गए, मतलब भारत का दूतावास अमेरिका में भी है, भारत का दूतावास रूस में भी है, भारत का दूतावास पाकिस्तान में भी है। मतलब जहां जहां, मतलब मैक्सिमम कंट्री में भारत अपना दूतावास खोला हुआ है। तो वो दूतावास भी है अमेरिका में, लेकिन उसको शामिल किया जाएगा इंडिया के घरेलू सीमा में, भारत के घरेलू सीमा में। लेकिन यहां पर देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालयों का नहीं। देश हमारे इंडिया में, जैसे अभी आप देखे होंगे कौन, तो सौर ऊर्जा, अभी गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, सौर विकिरण का। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, लेकिन उसको हम लोग अपने घरेलू सीमा में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ जब कोई दूसरा देश हमारे देश में अपना दूतावास खोला है तो उसको भी हम लोग अपनी घरेलू सीमा में शामिल नहीं करेंगे। हम लोग शामिल किसको करेंगे? इसको छोड़ करके, क्योंकि उस पर उसका अधिकार होता है। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि हमारा इंडिया है और हमारा इंडिया अमेरिका में, यूएसए में अपना दूतावास खोला हुआ है, तो यूएसए का ये दूतावास जितने क्षेत्र में है इस पर अधिकार इंडिया का है, वो देश अधिकार दे देता है। और यहां से जो इनकम प्राप्त होंगे वो भी भारत के जीडीपी में जुड़ेंगे। और अमेरिका का जो दूतावास हमारे देश में खुला हुआ है उससे जो इनकम प्राप्त होंगे वो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होंगे। तो समझ में आ गया? देश की समस्त राजनीतिक सीमा देश की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान एवं जलयानों को, इसको भी शामिल किया जाएगा। और देश के, मतलब इंडिया के विदेशों में स्थित दूतावास को भी घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। लेकिन देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान का, लल्ला पाकिस्तान का यदि दूतावास इंडिया में है तो उसको हम अपनी घरेलू सीमा में शामिल नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है अम्ल, क्षार एवं लवण से। कहता है निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक, दो प्रकार के सूचक है, मानव निर्मित सूचक और प्राकृतिक सूचक। कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसके लिए कुछ प्राकृतिक सूचक है। लिटमस है जो लाइकेन से बनाए जाते हैं, हल्दी है, वनीला है और लौंग है। ये चारों जो है पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने का सूचक है। किसको? पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक है। आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जो है, अम्ल, एसिड, आम नीला
नीले लिटमस पत्र को मतलब एसिड जो है, अम्ल जो है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस, वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाएगा, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा? क्षार। तो कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसके लिए ये सारे के सारे सूचक हैं। लिटमस भी है, हल्दी भी है, वनीला भी है और लौंग भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सब जो है प्राकृतिक सूचक है, मानव निर्मित नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर्स जो है फाइबर ऑप्टिक्स जो है कार्य करता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से ही हम लोग के मोबाइल में टावर आता है और हम लोग मोबाइल से बातचीत करते हैं, सैटेलाइट चलता है, रडार चलता है। ये सारे के सारे घटनाएं जो है ऑप्टिक फाइबर्स के कारण ही होती है। हमारी टीवी चलती है, ये सारे ऑप्टिक फाइबर का उदाहरण है। तो ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो मानव शरीर के भार का कुल 65% जो है ऑक्सीजन होता है। जितना मनुष्य के शरीर का भार होता है उसका 65% ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है, कहता सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? मतलब रेस्पिरेशन और इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, ये दोनों को याद रखिए। तो क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 0.03% कार्बन लेते हैं, कार्बन, और इसके बाद जल वाष्प को लेते हैं सांस के रूप में। लेकिन जब हम लोग उच्छ्वास करते हैं, ये निश्वास हो गया, और जब हम लोग उच्छ्वास करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं तो 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और 6.02% हम लोग जल वाष्प छोड़ते हैं। कितना? 6.02% जल वाष्प। तो समझ लीजिए, तो कौन प्रभावित नहीं हुआ? सांस लिए तो 78% नाइट्रोजन, सांस छोड़े तो 78% नाइट्रोजन। तो इसको ये कहें कि यहां हम सांस लेने का कार्य किए तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए, और उसके बाद जल वाष्प लिए और अन्य गैसें। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के क्रम में, एक्सप्रेशन के क्रम में हम लोग 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, मतलब जितना लिए उतने छोड़े, कोई प्रभावित नहीं हुआ। उसके बाद 17%, 21% ऑक्सीजन लिए थे लेकिन 17% ऑक्सीजन छोड़े, 4% हम लोग ऑक्सीजन उपभोग कर लिए, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, लिए थे 0.03% लेकिन छोड़ रहे हैं कितना? 4%। और जल वाष्प हम लोग मतलब 0.01% जल वाष्प लिए थे लेकिन हम लोग छोड़ते हैं कितना? तो 6.02% हम लोग जल वाष्प छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, तो कौन सा गैस अप्रभावित रहता है सांस लेने और छोड़ने के क्रम में? तो नाइट्रोजन हमेशा 78 का 78 ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक कौन है? मतलब निम्नलिखित तत्वों में से
पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम। और यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है U92, यहां दे 92 और 235। तो ये हो गया यूरेनियम, या 238 भी होता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी में यूरेनियम 238 ही पाया जाता है, याद रखिएगा। तो प्राकृतिक तत्व सबसे भारी कौन हो गया? मरकरी, पारा का परमाणु संख्या 80, सोना का 79, कैल्शियम का 20। तो सबसे भारी कौन हो गया? 92 हो गया इसका। तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलिए अगला देखते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण कौन नहीं है? आलू तना का उदाहरण है, गन्ना तना का उदाहरण है, शकरकंद नहीं, ये तना का उदाहरण नहीं है। अदरक तना का उदाहरण है। तो आलू, गन्ना, अदरक तना का उदाहरण हो गया, तो शकरकंद जाहिर सी बात है जड़ का उदाहरण होगा। तो शकरकंद कौन? शकरकंद और गाजर कौन? गाजर। फिर इसके बाद कहें शलजम। ये सब के सब क्या है? जड़ है, जबकि आलू, गन्ना और अदरक क्या है? तना है, याद रखिएगा। अगला है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? जेनेटिक्स डिजीज। जेनेटिक्स डिजीज कौन नहीं है? आनुवांशिक रोग कौन नहीं है? डिमेंशिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता। तो मेरे प्यारे साथियों, हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे के सारे आनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिक्स रोग हैं। मतलब जब आपके किसी परिवार में पहले किसी को हो गया है तो आने वाली पीढ़ी को जरूर होगा। आनुवांशिकता का मतलब यही होता है, आनुवांशिक गुण जरूर किसी न किसी बाल बच्चे के ऊपर छूटेगा। डिमेंशिया आनुवांशिक रोग नहीं है। डिमेंशिया क्या है? एक मस्तिष्क रोग है। जब किसी व्यक्ति को डिमेंशिया हो जाएगा तो देखिएगा, मान लेते हैं कि वो व्यक्ति घर से कहीं जा रहा है और ताला लगाकर उसको जाना है। रास्ते में कई बार उसके माइंड में चलेगा कि ताला लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, कोई सामान घर में रखना था, रखे हैं या नहीं रखे हैं, बार बार वो भूल जाएगा। तो डिमेंशिया के कारण व्यक्ति की स्मृति लोप होती है, बार बार कंफ्यूज होता है ना, और कोई काम करता है तो उस पर विश्वास उसको नहीं रहता है कि हमने किया नहीं किया, कर भी लिया तो नहीं किया। तो डिमेंशिया सबसे खतरनाक बीमारी है। मतलब रास्ते से कई बार आपको घर लौटा देगा कि काम किए थे कि नहीं, चलते हैं देख लेते हैं। यदि इमरजेंसी है तो दौड़कर आप फिर से देखने आइएगा, फिर टाइम नुकसान होगा। तो डिमेंशिया जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और वर्णांधता क्या है? ये आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स रोग है। चलिए अगला है, कहता है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे तो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, किससे? फैट से। लेकिन मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जो है शरीर को वृद्धि करने में, विकास करने में काम करता है, और प्रोटीन जो है तोड़ फोड़ को जोड़ने में काम करता है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आपको इसका जवाब देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60, ये दोनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आर्सेनिक 74 की बात करें तो आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर का पता लगाने में, मतलब जब किसी शरीर के किसी हड्डी यदि बढ़ जाए तो उसका पता लगाने का काम कौन करता है? तो आर्सेनिक 74 से हम लोग ट्यूमर का पता लगाते हैं, और सोडियम 24 से शरीर के अंदर रक्त के थक्का का पता लगाते हैं।
तो कैंसर के उपचार के लिए क्या हो गया, तो क्वाल्ट 60 और आयोडीन 131 ये दोनों हो गया। जबकि आर्सेनिक 74 का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। सोडियम 24 का उपयोग हम लोग करते हैं परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्सेनिक ट्यूमर का पता लगाएगा, सोडियम 24 रक्त परिसंचरण में थक्के का पता लगाएगा कि थक्का बन रहा है या नहीं, और क्वाल्ट 60 और आयोडीन 131 ये दोनों जो है कैंसर के उपचार के लिए, मतलब कैंसर का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, क्वाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर का पता लगाने, और आयोडीन 131 का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको सही सुमेलित करना है। मौलाना आजाद जो है अल हिलाल के लेखक मौलाना आजाद, बिल्कुल सही बात है, सही सुमेलित है। एनी बेसेंट यंग इंडिया, नहीं, एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ के लेखक है। किसके, कॉमनवेल्थ के। और यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी है, एमजी है, महात्मा गांधी। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट, अल हिलाल के लेखक मौलाना आजाद। और यदि कॉमरेड की बात करें तो कॉमरेड जो है कॉमरेड अली बंधु लिखे थे। कौन, कॉमरेड के लेखक अली बंधु, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट और अल हिलाल के लेखक मौलाना आजाद। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कहता है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लॉलीपॉप क्वेश्चन था छोटा सा। आगे बढ़ते हैं, कहता निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा मतलब संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेते हैं। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो कौन शामिल नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यदि मेरे प्यारे साथियों आप मेरे साथ रेगुलर बने रहते हैं तो एग्जाम का औकात नहीं जो आपको कहीं से एक प्रश्न छूट जाए। इतने आपको प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे कि मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम में लगेगा कि हमने ये कर आया है। तो चैनल पर आप लगातार बने रहिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, इतना मेहनत लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, कोई बहुत आपको मेहनत नहीं करना है। बेल आइकन मतलब लाल बटन होता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। इतना जरूर भाई को मदद करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लोग फिर एक अगला वीडियो इसी तरह का लेकर आएंगे, इसी तरह का एक अगला सेट लेकर आएंगे जो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।